बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जी बहुत स्पेशल दिन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं, जिनका ताल्लुक है जी बलूचिस्तान से, और डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं जी मिर्जा अफरीदी, जिनका ताल्लुक है फाटा से। जबकि ऑपोजिशन और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गफूर हैदरी हैं। मजीद जो है इस हवाले से बातचीत करने से पहले आपको बताते चले कि अभी इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वहां पर जारी है, और तकरीबन कहा जा रहा है कि आधे सेनेटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। हरूफ तहज्जी के तहत जो है उसके एतबार से सेनेटर्स को जो है वो मदऊ किया जा रहा है कि वो आएं और अपना हक राय रही जो है वो इस्तेमाल करें, अपना वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल करें। इंतखाबात कौन जीतेगा ये फैसला तो शाम 5 बजे ही होगा, मगर आज इंतखाबात से चंद घंटे कबल पोलिंग बूथ के करीब और अंदर कैमरों की तनसीब का जो इंकशाफ हुआ वो काफी माइंड ब्लोइंग किस्म का था। कैमरों की तनसीब का इंकशाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद पीडीएम के 2 रहनुमाओं मुस्तफा नवाज खोकर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने किया था, जबकि पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने यह दावा किया कि कैमरों के अलावा पोलिंग बूथ के करीब माइक्रोफोन्स भी नस्ब किए गए हैं। कैमरों और माइक्रोफोन की बरामदगी पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत पर इस वक्त सख्त तनकीद की जा रही है, जिसके बाद इस मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन के 6 सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। कमेटी क्या फैसला करती है ये तो बाद में ही सामने आएगा, मगर पाकिस्तान की तारीख में आज से कबल ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ नहीं। बड़े मुख्तलिफ किस्म के ये सेनेट इंतखाबात इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन इस वाकये से कई सवाल जन्म ले रहे हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत में जहां सख्त तरीन सिक्योरिटी होती है, इबान बाला के इंतखाबात में खुफिया बैलेटिंग की जगह कैमरे लग जाना कोई आसान बात नहीं है, और इस बात का पता चलाना भी मुश्किल काम नहीं है कि किसने लगाए हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इकदाम सियासत को नए रुख पर मोड़ रहे हैं, जिसका नुकसान जमहूरी अमल को यकीनन होगा। ऑपोजिशन में बैठी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनको खुफिया इदारों की जानिब से कॉल्स की जा रही हैं और सेनेट इंतखाबात में सादिक संजरानी को वोट डालने का कहा जा रहा है, और आज भी यही कहा गया कि सुबह से कॉल्स का जो सिलसिला है वो जारी है। शाहिद खान अब्बासी साहब सामने आए, उन्होंने ये बात की। इन सब मामलात के बावजूद इंतखाबात का जो अमल है वो बहरहाल शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इंतखाबात कौन जीतेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादिक संजरानी। सेटबैक किसको होगा, 51 वोटों की अक्सरियत वाली अपोजिशन या 47 वोटों वाली हुकूमत और इसके इत्तेहादी को। बहरहाल जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है और इतनी टेंस होती है और नेक टू नेक मुकाबला होता है तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है। अभी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले हेडलाइंस जब मैंने देखी तो उसमें बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मुझे गिलानी साहब की नजर आई, और संजरानी साहब मुझे लगता है कि शायद ये जो इंसिडेंट कैमरों वाला है उसके बाद या फिर जो है उन्होंने कहा कि ठीक ही होगा, बट यू नो गिलानी साहब वर वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा जी हम तो जीत गए। तो ये उनका जो कॉन्फिडेंस था ये उससे पहले भी हमने देखा था कि जब सेनेट इंतखाबात हुए थे तो और सेनेटर्स का इंतखाब हुआ था तो तब भी उनका ये कॉन्फिडेंस जो है वो हमें नजर आया था। बहरहाल ट्रांसमिशन का जो है वो बाकायदा हम आगाज करते हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं, और या मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और शो भी करते हैं अपना। फरीद रईस साहब साथी एंकर पर्सन है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यकीनन बहुत सारी खबरें भी होंगी उनके पास, एज एन एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिनिश सलीम साहिबा भी साथी एंकर पर्सन है और एज एन एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं। और या साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ, अभी बात नहीं हो रही कि सेनेट का नतीजा जो है वो क्या आएगा, अब ये बात नहीं हो रही। अब जो सुबह से हम देख रहे हैं कि एक टेंस किस्म की सिचुएशन जो बन गई है ये कैमरों वाली स्टोरी के बाद, उसके बाद अब ज्यादा बात जो है वो इस चीज के ऊपर हो रही है कि आखिर ये जो कैमरे लगाए गए हैं बेनिफिशरी कौन होगा, किसकी तरफ से लगाए गए हैं, इसको पता चलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप सुबह से जो वाकयात का एक तसलसल चल रहा है? देखिए, कैमरा लगाने की जो बेनिफिट है वो तो खालिस्तान ज़ाहिर बात है उस बंदे के पास ही होगा कि जिस बंदे के पास अक्सरियत है। अच्छा। ज़ाहिर बात है अक्सरियत वाला ही कहेगा ना कि मेरी वोट जो है टूटे हुए किसी और तरफ न जा सके या खरीदे न जा सके। सिंपल सी बात है। मसला सारा ये नहीं है। सुबह से पाकिस्तान का पूरा मीडिया एक कैमरे के ऊपर फोकस करके गुफ्तगू कर रहा है, और मुझे बड़ी अजीबोगरीब सी बात लग रही है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। पाकिस्तान की सियासत की इतनी बड़ी मुनाफकत है कि पाकिस्तान में आज अगर ये तीनों पार्टियां अपने मौक़िफ़ पे कायम होती और
ओपन बैलेट के तहत इंतखाबात हो रहे होते तो ना कैमरों का झगड़ा होता, ना किसी को ये तकलीफ होती कि जिलानी जीतेगा या कौन जीतेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इतने ही इज्जतदार हैं, कोई इस कैमरे के पीछे कोई गैर अखलाकी हरकत तो नहीं हो रही थी, आपने वोट लगाना देना था, आप इतने इज्जतदार हैं, आप इतने गैरतमंद हैं, तो फिर आप बताएं कि मैं फलां बंदे को वोट दे रहा हूं, ये ले, एक नहीं 10 कैमरे लगाओ। ये पूरा सुबह से इस बात के ऊपर झगड़ा चल रहा है, लगे नहीं लगे, क्यों लगे, कैसे लगे, किस तरह लगे, अजीबो गरीब सी, और पूरे का पूरा पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल जो सेटअप है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, उस इशू पे गुफ्तगू कर रहा है जिस इशू के ऊपर बाकी तीनों पार्टियां मुत्तफिक हैं कि यहां पर सारे के सारे हैं बैलेट्स हैं वो ओपन होने चाहिए, खुल के होने चाहिए, और ये वाकई होना भी यही चाहिए। अच्छा, और ये सब ये जो इस बार जो ये एक बेचैनी और ये जो है कि मतलब किसी भी तरीके से जो है वो हारना नहीं चाहिए, दोनों तरफ से इतनी अजीबोगरीब किस्म की टेंशन है, यकीनन आपकी तारीख में भी गहरी नजर है। क्या आपने पहले विटनेस किया है सेनेट इंतखाबात को इतने टेंस माहौल में, या इतनी वो नेक टू नेक जो मुकाबला होता है, या फिर एक बेचैनी और बेकरारी है कि जीतना तो हमें ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए? इससे पहले तो इंतखाबात में भी ऐसे ही हुआ था। सादक सिंधिरानी साहब का पहला इंतखाब देख लें, नून लीग की अक्सरियत थी और नून लीग के वोटर जो थे वो खरीदे जा चुके हुए थे और सादक सिंधिरानी साहब जीत चुके हुए थे। ठीक, उसके बाद दूसरी दफा सादक सिंधिरानी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट आया था, यही बेचैनी थी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि खरीदने वाले को गाली दी जाती है, बिकने वाले को कोई गाली नहीं देता। धंधा करने वाले के लिए जो बंदा धंधा करने खड़ा है या धंधा करने खड़ी है, उसको कोई कुछ नहीं करता। जो फोन रिसीव करता है या फोन रिसीव कर पे अमल करता है, बड़ी अजीबोगरीब, ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। खुल के बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में पूरी की पूरी दुनिया की फौज इकट्ठी होके आ जाए, 6 मुल्कों की फौज भी इकट्ठी होके आ जाए और एक फोन करके किसी इज्जतदार आदमी को, बागैरत आदमी को कहे कि तुम पार्टी चेंज करो, तो कभी चेंज नहीं करेगा, जान दे देगा, चेंज नहीं करेगा। सही है, ठीक उसका मकाम मर्तबा। लेकिन जो गिर जाता है, जो फोन कॉल पे बात कर लेता है और फिर नाम भी नहीं बताता, तो इसका मतलब यह है कि ना तो उसके अंदर किरदार की कोई अहमियत शामिल नहीं है। जाहिर बात है, मुझे अगर कोई फोन कॉल करेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में फोन कॉल नहीं आते, खुल के बताते थे, बल्कि फोन कॉल करने वाले को सेटअप दे देते थे। कल से एक अजीब बात चल रही है, हमें फोन कॉल आई है, हम बता दें वक्त आने पर। वक्त क्या होता है भाई? यही वक्त है, और क्या बात है? इस कौम को तुमने नफ्स को क्या मुफ्त का समझा हुआ है कि पूरी रात तुम्हारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, तुम 22 करोड़ लोगों को सूली पर लटकाते हो फिर अपनी सियासत के लिए। यही नुक्ता लेकर मैं आपके पास आऊंगी कि ये अवाम के साथ हो क्या रहा है। फोन कॉल्स आती हैं जी, बताया नहीं जाता कि किसकी आई है, किसने कॉल की है, वक्त आने पर बताया जाएगा। अब ये वक्त नहीं है तो फिर कौन सा वक्त है? कुरान पाक बीच में ले आते हैं कि जी उसके ऊपर हल्फ उठा के कहें कि जी वोट तो आप हमें ही देंगे, फिर उसके बाद अब कैमरों वाली स्टोरी हो गई है। ये हो क्या रहा है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि ये हो क्या रहा है, और यही सारी कौम जानने की कोशिश भी कर रही है कि वैसे ये हो क्या रहा है, कि ये अजब एक मजाक है जो कि यहाँ के अवाम के साथ जो है वो इस वक्त, और अच्छी बात है। चले, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है, चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। वैसे तो कभी भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, चाहे आप नेशनल असम्बली के इंतखाबात देख लें, आप चाहे सेनेट के इंतखाब देख लें, लेकिन शायद तासुर ऐसा मिल रहा है अब की बार कि इसी बार जो है वो सेनेट इंतखाबात के अंदर पैसा ज़्यादा चल रहा है, या अब की बार जो है वो खरीदो फरोख्त की मंडी लग रही है। ये मंडी हमेशा से लगती रही है, ये हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, ये मामलात इसमें इसी तरीके से चलते रहे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और एक्सपोज होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक चीजें एक्सपोज नहीं होंगी, जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी, और यही एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है। देखिए, रेवोल्यूशन का तो मामला थोड़ा साइड पर हो जाता है, लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस है क्या, और वो प्रोसेस चलेगा। वक्त के पहिए के साथ साथ चीजें चलती रहेंगी, आवाम के सामने चीजें आती रहेंगी, आवाम इसी तरीके से चीजों को देखते रहेंगे, कमेंट्स होंगे, मजाहिया अंदाज के तौर पर लिया जाता रहेगा, मीम्स बनती रहेंगी, लोग तंजो मिजा भी करेंगे, उससे महजूज भी होंगे, और उसी के साए तले आपने देखा कि वोटिंग भी हो रही है, वोटिंग का प्रोसेस भी हो रहा है, 50 से ज्यादा वोट भी डल चुके हैं। तो ये जिस तरीके की मामला है कि किसी को किसी के ऊपर एतबार नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने तौर के ऊपर उस बाजी को ले जाने के लिए जो है वो तैयार बैठा हुआ है।
ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہے میرا پلڑا بھاری ہو. اب جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، ماشاءاللہ دونوں بڑے سینئر اور سیزنڈ پالیٹیشنز ہیں. ابھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اپنی جو ٹویٹ ہے انہوں نے اس میں کیا، وہ کہتے ہیں جی اپنی ٹویٹ پہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ان کو بڑے ہی باخبر جو ذرائع ہیں، جو ان کی کریڈیبل سورسز ہیں سینٹ سٹاف کے اندر، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ان سے بات ہوئی اور یہ کہا گیا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نے جو سینٹ کی بلڈنگ ہے وہ 5:30 بجے وہاں بلڈنگ سے باہر گئے. اب یہ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی، ایک چیز کر دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی الزام لگا رہی ہے، حکومت بھی الزام لگا رہی ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے ان کیمروں کے معاملے کے اندر کہ جناب یہ سب حکومت نے کیا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے، جو اس کا جو ڈیفنسو جو اس کا دعویٰ آیا ہے کہ جس نے ڈھونڈے ہیں اسی کو پتا تھا کیمرے کہاں پہ لگے ہیں، اس لیے انہوں نے بتا بھی دیا کہ جناب یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے. اب یہ وہ معاملہ ہے جس کی بڑی فری فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایسے موقع کے اندر نہ آپ جا سکتی ہیں، نہ میں جا سکتا ہوں، نہ اوریہ صاحب جا سکتے ہیں، نہ بینی جا سکتی ہیں، نہ کوئی اور جا سکتا ہے، اور کوئی اتنی آرام سے یہاں پہ تمام چیزیں اور اتنی باریک کاروائی کر کے کوئی آرام سے آ بھی نہیں سکتا. تو یقیناً یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی جس کے اوپر سے پردہ نہ اٹھ سکے، لیکن ہاں ول ضرور چاہیے. اگر چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں صحیح پوائنٹ ہے فرید کہ بالکل اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. بینش آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کوئی نتیجہ نکلے گا اس میں سے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ الزامات کی سیاست کا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے. عوام کو میرے خیال میں ٹی وی چینل جو ڈراماز والے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور نیوز چینلز آج کل دیکھنے چاہیے. اتنی انٹرٹینمنٹ اور ڈراما یہاں پر ہی مل جاتا ہے. تو یہ جو ڈراما ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے چل رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر ایسے ہی شور ہوگا اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے جی چیئرمین منتخب ہو جائیں گے اور اس کے بعد بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جائے گی؟ تھینک یو عائشہ فار ہیونگ می. بڑی افسوسناک سچویشن ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ افسوسناک سچویشن ہے کیونکہ الیکشن آپ کے پارلیمان سینٹ کا الیکشن نہیں رہا، یہ الیکشن بن گیا ہے گورنمنٹ کو. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم ریاست کی جو ہے وہ ریپرزینٹیشن کرتے ہیں. ریاست نہ ہوتا ہے، ریاست کو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے شبلی بات کہہ رہے کہیں وہ ڈرٹی گیمس کہیں وہ کچھ بھی کریں گے، ہم سینٹ کے خلاف ہر حالت میں جیت رہے گی. This has nothing to do with normality. یہ ایگو کی جو ہے، آپ کے وزیر اعظم کی ایگو، اپوزیشن لیڈران کی ایگو ہے، مریم نواز شریف کا پورا بینش میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. آپ کے آڈیو کا تھوڑا کچھ پرابلم ہو رہا ہے. نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں، پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بینش ایک پوائنٹ دے رہی تھی کہ شاید یہ جو صبح سے ایک سٹوری چل رہی ہے، شاید یہ اس کے پیچھے وہ والا سٹیٹمنٹ ہمیں یاد کرانی تھی کہ یاد کیجئے وہ شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ اب اس دفعہ سب نائس جو ہے وہ نہیں کھیلا جائے گا. تو یہ کیا اسی کا شاخسانہ ہے؟ جب عبدالقادر صاحب شامل ہوئے تھے بلوچستان سے، جن کو ٹکٹ دے کے پھر واپس لیا گیا، پھر ان کو شامل بھی کروا لیا گیا، جتوا بھی دیا گیا، تو میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی نے تو سب کچھ کہہ دیا تھا. اور پی ٹی آئی کہہ دیتی ہے، یہ شبلی فراز صاحب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی تھی. جب پہلے صادق سنجرانی صاحب منتخب ہوئے تھے سلیم ماڑی والا صاحب کو، اور بڑے طریقے سے خان صاحب نے کہا تھا میں نے تو اپنے ووٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان کے حوالے کر دیے، وہ اب بے شک دے دیں سلیم ماڑی والا صاحب کو. یعنی میرے خیال میں کوئی ایسی اتنی نئی بات تو نہیں شبلی فراز صاحب نے کی. یہ طریقے میرے خیال میں اپوزیشن بھی استعمال کرتی ہے، حکومت بھی استعمال کرتی ہے. اگر آپ کہیں کہ اخلاقیات یا اصول، یا خان صاحب نے کہا تھا ہم کسی لوٹے کو شامل نہیں کریں گے یا ہم الیکٹیبلز کو شامل نہیں کریں گے، یہ بڑی پرانی باتیں ہیں. میرے خیال میں سے آگے نکل جانا چاہیے. سیاست میں آ کے سیاست سیکھ گئے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ سیاست؟ میرے خیال مجموعی طور پہ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں. ہم زبانی جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. بدقسمتی ہے، اس لیے یہ سوسائٹی بہت سی مشکلات کا شکار ہے. اس لیے سیاسی بیانات ہوں، کسی بیوروکریسی کی بات ہو، کسی اور بندے کی بات ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے لیکن سیاست کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میرے خیال میں باتیں خوبصورت باتیں ہم ساری قوم کر لیتے ہیں. اس لیے شبلی فراز صاحب یا کوئی اور عمران خان صاحب کہیں ووٹ اگر ملیں گے خان صاحب کو کہیں سے بھی جس بھی طریقے سے وہ لے لیں گے، اور اگر پی ایم ایل این کو ملیں گے جس بھی طریقے سے وہ لے لیں گی، پیپلز پارٹی کو جس بھی طریقے سے ملیں گے وہ لے لیں گی. اس لیے ذرا ایک لمبی فہرست ہے نا. یہ اعظم سواتی صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ جب وہ جے یو آئی پہ ہوا کرتے تھے تو یہ عمران خان صاحب لیکچر دیا کرتے تھے کہ ووٹوں کے زور، دولت کے زور پہ یہ لوگ سینیٹر بن جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس.
अब तो इनके पास सेनेटर बन जाते हैं, तो ये कैसे बन जाते हैं? अब क्या वो कोई दमद्रू से बन जाते हैं? तो बेनिफिशियरी इन कैमरास की जो एपिसोड हुई उसका कौन हो सकता है? क्योंकि और ये सबका ख्याल है कि जिनके पास नंबर्स पूरे हैं उनको लगता है कि शायद वही हो सकते हैं कि उनको सिक्योर रखने अपने वोट। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात? अच्छा, इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि कैमरे लगाए गए, ये पहले से लगे हुए हैं। हाँ, ये भी कंट्रोवर्सी है। मैं बताऊं, ये नहीं ठीक है कि ये इतराज अपोजिशन को मिल गया कि जी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बाज लोगों की राय है कि कैमरे पहले से लगे हुए थे, पुराने लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में इसको जब तक इसकी मुकम्मल तहकीकात ना हो तो बड़ा खबर पुराने लगे होने से क्या मतलब है मलिक साहब? कैमरा लगा भी हो, फर्ज करें, गुजारिश है कि अगर वोट आपके पूरे हैं और अगर आपने वोट तोड़ लिए हैं तो क्या, अच्छा कैमरे लगे हो तो फिर क्या हो जाएगा? चलो सवाल ये वो पेश नहीं किया जा सकता रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरी बात ये पेश नहीं किया जा सकता, सही है, खुफिया बैटिंग है ना। तो मैंने अगर कैमरा लगा भी लिया तो मैं क्या उसको क्या उससे कहूंगा पैसे वापस तुझसे मांग लूंगा, ये इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पैसे वापस मांगे जा सकते हैं और पैसे भी कोई नहीं देता, पैसे भी कोई देता। अच्छा, पैसे अगली दफा से जरा एहतियात बरती जा सकती है। बड़ी तकलीफ हो रही है ना, सुबह से हम एक ऐसे इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बात सही किया, इमरान खान हो, पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। और हम पता क्या करते हैं, हम इमरान खान को खुद ही बनाते हैं पैगंबर, हालांकि ये बातें पैगंबरों वाली सारे करते रहे, नौज़ ये सारे करते रहे, नवाज शरीफ भी करता रहा है, बेनज़ीर भी करती होती थी, सब करते थे। हम बनाते हैं और फिर हम उसको गाली दे के हम पूरे ओ भाई सादिक संजरानी को जिस वक्त पीपल पार्टी ने वोट तोड़े थे नून लीग के, उस वक्त क्या हुआ था? कोई बोला? जिस वक्त दोबारा वो आने को बोला, जब पहले शुरू में हुआ करते थे आज इमरान खान, तो एक ही तरह की चीज। पाकिस्तान की सियासत का गंद यह है कि तीनों पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तीनों पार्टियां जो है आज इस बात पे रो रही हैं कि कैमरे लगाए हैं क्योंकि और भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो तुम बोलते रहे हो। हमारा काम बुनियादी तौर पे एक तजिया नगार का ये है, एक नॉन इशू को 22 करोड़ लोगों को धोखा न दें। जिस दिन ये कैमरा साबित हो जाए, मैं और आप अच्छा देखिए, मैं और ये सबसे थोड़ी सी इमारत के साथ इख्तिलाफ करूंगा, ये आपकी लीडरशिप धोखा दे देती है। टीवी वाले तो हम उसको जरा मिसाला नहीं, हम भी मिसाला लगा रहे होते हैं। गुजारिश ये है कि देखिए इमरान खान साहब ने, मैं आपसे गुजारिश, यानी जब आपके लीडरशिप आपकी ये बात कह रही होती है, जब उनकी आप बातें सुनते हैं तो उससे ये चीजें फिर लोग सोचते हैं ना। अब शफाफियत का नारा तो इमरान खान साहब दे रहे थे ना, लेकिन उसके बावजूद वो वोट लेने को तैयार हैं और वोट खरीदने को भी सारी पार्टियां मौजूद होती हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये देखिए जिस सोसाइटी में कल अब खान साहब का कल से बयान क्या चल रहा था कि हमें कानून साजी का मौका मिलेगा सेनेट इलेक्शन जीत के और हम आवाम की खिदमत कर सकेंगे। आप मुझे बताइए, यानी कल भी और ये सब इसको डिस्कस कर रहे थे, सेनेट कितनी रुकावट है आवाम की खिदमत में? क्या सेनेट बिजली के बिल की कीमतें बढ़ाने में रुकावट है? क्या सेनेट आपकी सुई गैस के बिल कीमतें बढ़ाने में रुकावट है? यानी क्या बजट में रुकावट है? क्या जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस पर पॉइंट तो है कि आखिर ये इलेक्शन इतनी ज्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर गया? मैं थोड़ा सा मौका बिनिश को दे दूं। हाँ जी, अगर सादिक संजरानी जीत भी जाए ना, अच्छा, तब भी पीटीआई को तो अक्सरियत नहीं मिलती, अक्सरियत तो उनके पास। दूसरा कौन सा ऐसा बिल है, मुझे एक बात बताइए, कातिल की सजा मौत है, जज के पास इख्तियार है, वो फांसी दे सकता है, कौन सा कानून उसके रास्ते में रुकावट है? कौन सी तरमीम आपको चाहिए? कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए? एक बंदे के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कानून मौजूद है, हर चीज एक चीज का पॉइंट तो है कि फिर क्यों ये इलेक्शन जो है वो इतना सर के ऊपर सवार कर लिया गया? अखलाकियात की बात हो रही है और बयानात की बात हो रही है। बिनिश में आपकी तरफ हाँ ठीक है, बिनिश में आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएगा कि फिर वो सारी बातें ही होती है, वोट का तकद्दुस और ये जो तमाम बातें की जाती है कि वोट की अपनी एक अहमियत होती है, हक के राय दही और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट इस हवाले से दी जाती हैं, और जिस तरह कि अभी मलिक साहब ने भी कहा कि वो ये जो मैनिपुलेट कर रही होती है सारी चीजें, ये लीडरशिप कर रही होती है। तो हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं? आवाम को धोखा दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। जब बात आती है ओपन बैलेट की तो फिर कभी किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कभी किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अच्छा, शुक्र है मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा वरना आज मैं आई विल बी गुड लिसनर टू ऑलिया साहब एंड नसरुल्लाह मलिक साहब जिस तरीके से वो अच्छी सी बहस करें, मैं अपनी पिछली बात को मुकम्मल करूंगी जी जी, मैं कर नहीं पाई थी। ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं है, ये वॉर ऑफ ईगोज है, ये क्लैश ऑफ ईगोज है। हमारे मुल्क का वजीर आजम जो रियासत का बाप है, खुद वजीर आजम कहते हैं, वो एक ईगो वॉर में फंसा हुआ है। उसने तो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया चेयरमैन सेनेट के लिए, उसने रियासत के कैंडिडेट के अंदर अपना जो है कॉन्फिडेंस किया है क्योंकि उसको यूसुफ रजा गिलानी को किसी सूरत नहीं जितवाना। अब अपोजिशन की बात कर लेते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक सेनेटर की तरफ खाना खाने जाते हैं, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर मौजूद होती है, वो इतने ही बड़ा इंकशाफ करते हैं कि सादिक संजरानी को उस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया। बाद में पता चलता है कि सादिक
सादिक संजरानी साहब की वीडियो भी आ रही है और वो उसकी रीजन बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि सादिक संजरानी साहब खुद उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप उस टाइम पर 2018 की बात कर रही हूँ कि आप मुझे सेनेटर बना दें तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, तो मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। बिलावल ने कहा कि नहीं कि आप हल्फ ना उठाएं, हमें आपकी बात पर यकीन है। लेकिन सादिक संजरानी साहब ने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी सपोर्ट नहीं जाहिर की, जिसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी चाहती थी कि सादिक संजरानी को हटा दिया जाए। अब दूसरी की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा कल रात से डायरेक्टली ट्विटर पर इमरान खान साहब को टैग करके उनके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर रही हैं। दिस इज कम्प्लीटली पर्सनल वर्ड्स एंड वर्ड्स ऑफ ईगोज। जब आपकी जो वॉर है वो कम क्लियर नहीं होगी, क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म हो गई, क्या आटे की कीमत नीचे आ गई, क्या तेल की कीमत नीचे आ गई, क्या गरीब आवाम को हर कुछ मिल रहा है, क्या पाकिस्तान में सबको नौकरी मिल रही है? नहीं। लेकिन हर पॉलिटिशियन, लेट इट बी बिलावल, लेट इट बी मरियम, लेट इट बी इमरान खान, लेट इट बी नवाज शरीफ, लेट इट बी आसिफ अली जरदारी, सब और सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर एक को पावर चाहिए। चेयरमैन सेनेट बहुत बड़ा ओहदा होता है। अगर इन केस खुदा न खास्ता प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो जो चेयरमैन सेनेट है वो प्रेसिडेंट बनता है, उसको रिप्लेस करता है। कोई इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। न्यूट्रल कोई नहीं है। मैंने पहले भी बोला, अपने व्लॉग में भी बोला, मेरा ट्विटर भी बोल रहा है, मेरे टेलीविजन शो की जितना मैं उसमें बोल सकती हूँ खुलकर, उसमें भी मैं कह रही हूँ कि टास्क साइन किए गए थे कि यूसुफ रजा गिलानी को नहीं जिताना, चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए। तो जब लोग अपने बारे में सोचेंगे वॉर ऑफ ईगोज होगी तो कोई कानून नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता। ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ये जंग है और इसमें सब कुछ चाहिए। इसीलिए ये इलेक्शन ईगोज का क्लैश बता रही हैं फरीद। बिनिश का ये मानना है कि ये क्लैश ऑफ ईगोज है और इसलिए जो है ये जंग जो है वो इतनी बड़ी बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर ईगो जो है वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं और इस तरह का एक रवैया यहाँ बिहेवियर है कि कुछ भी हो जाए चेयरमैन सेनेट तो हमारा ही आना चाहिए और उसके लिए फिर कुछ भी किया जा सकता है। फिर अगर हम पिछली स्टेटमेंट्स उठा के देख लें कि नाइस नहीं खेलना, इस दफा जो होगा हमने वो करना है, बाय द बुक जो है वो उस तरीके से नहीं चलना, तो फिर तो अब वही वाली चीज है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर सब चीजें चल रही हैं, फिर तो होने दो जो होता है। अब ये तमाम सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है। मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि औरी साहब ने कहा कि हम एक लाहासिल किस्म की बहस में सुबह से पड़े हुए हैं, तो हम जरा थोड़ी बात कर लेते हैं कि अब चांसेस जो हैं वो किसके ज्यादा हैं। अगर हम वोट्स की बात करें तो पहले से ही जो है वो एक व्यू है कि जो अपोजिशन है उसके पास वोट ज्यादा है, हुकूमत के पास वोट्स कम है। अभी जो 2-3 दिन में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रही हैं, फरीद साहब क्या देख रहे हैं, किसके चांसेस हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की और ये साहब ने भी, विनीश ने भी जिस तरह से बात की और मलिक साहब बात करें, लेकिन मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा इस चीज के अंदर कि आपकी तो एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होती हैं जो ज्यादा उसके अंदर जो है वो वोकल और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है। देखिए पीटीआई के हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग उन्होंने जिस तरीके की जो क्रिटिसिज्म की, ठीक है हमने मान लिया कि माजी के अंदर जो दोनों हुकूमतें रही हैं उन्होंने गलत किया, दोनों हुकूमतों ने करप्शन की, दोनों हुकूमतों ने सियासत में पैसा लगाया, दोनों हुकूमतों ने उस चीज के अंदर जो है वो लोगों की खरीदो फरोख्त की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत उन नॉर्म्स को या उन इखलाकियात को जिनके ऊपर या जिनके बारे में वो दावा करते रहे हैं, जिसके बारे में वो लोगों को जो है वो अपने तौर पे अगर उनके मुताबिक वो जो शऊर देना चाहते हैं वो अगर दे रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी पहले होता रहा वो गलत था, तो क्या अब वो तमाम मामला बाय द बुक्स मौजूदा हुकूमत चल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से बात की ना मलिक साहब ने जो एक रेफरेंस दिया था, एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे कि वो अब्दुल कादिर साहब जिनके हवाले से विदिन द पार्टी जो है आपकी वॉइसेस उठना शुरू हुई। विदिन द पार्टी जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने 60-70 करोड़ की बात की कि जनाब वहां पे पैसा चलता है, उन्हीं अब्दुल कादिर साहब को जो है वो रिट्रीट कराया जाता है, किसी और को दिया जाता है, उनको फिर जो है वो बाप में शमूलियत इख्तियार करवाई जाती है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद वो वहां वो जीतते हैं, उसके बाद फिर यानी वो पूरा एक जिसे कहते हैं कि पूरी एक अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग के साथ दोबारा वो पीटीआई का हिस्सा बन जाते हैं और वो फिर खान साहब उनको जो है वो झंडा भी अपना पीटीआई का पहना रहे होते हैं और बाकायदा वेलकम भी कर रहे होते हैं। तो असल मसला ये है कि अगर दूसरे करें तो वो हराम है, अगर ये करें तो वो फिर वो हलाल है। असल तो अखलाकियात और नॉर्म्स फिर इस चीज की होंगी कि आप उन चीजों को ना करें, आप अवॉइड करें, आप बाय द बुक्स चलें, आप उसी तरीके से चलें। अगर आप बाकी शफाफियत रखना चाहते हैं, आप बाकी क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं, बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैच बैलेंस नहीं रहता ना फरीद साहब। इस चीज की वजाहत तो शिबली फराज साहब ने कर दी थी। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि अगली जो टीम है उसको हाथ से भी बॉल रोकने की जो है वो इजाजत हो और हम जो है वो बॉल नहीं रोक सकते। मुझे इजाजत देना तो मैं आज आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। ये शिबली फराज
बात सुनते हैं मलिक साहब, लतीफा बड़ा बड़ा मजेदार लतीफा प्रेशर याद है आया ब्रेक का वो और आपको तो पता है कि ब्रेक कितनी जरूरी होती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे साथ में। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वोटिंग का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 98 सेनेटर्स जो हैं वो अपने वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं। करीब करीब टाइम है जी, कहा जा रहा है कि 5 बजे के करीब जो है वो कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठा है। बात करेंगे इस पर भी आगे, लेकिन मलिक साहब का लतीफा जो है वो हम छोड़ के गए थे ब्रेक पे, तो वहीं से आगाज करते हैं। जी मलिक साहब, वो जी एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, वो ये है कि किसी ने ऐसे बैठे हुए किसी महफिल में कहा कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये हमारा मुआशरा सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि चंद लोग नेक यहाँ मौजूद हैं। अच्छा। और ये साहब जैसे, और इन नेक लोगों की वजह से ये बस सोसाइटी बची है, वरना ये सोसाइटी कब की तबाह हो चुकी होती। अच्छा। तो एक बेचारा दिल जला बैठा हुआ था, उसने कहा यार गल सुनो, ये और ये साहब वर्गे जो चंद बच्चे ने मारे क्यों नहीं जाते। मेरी गुजारिश सुनी गया, उसने कहा क्यों भाई आप नेक लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। उसने कहा नेक लोग सब न बड़े जालिम बन। कहता वो क्यों? कहता मरनगे तो साड़ी सारे की जान छुटेगी, सारे से मर जाएंगे, यानी ताकि खात्मा होगा इनकी वजह से। अगर हम जलील हो रहे हैं तो कम से कम ये खात्मा हो जाए। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को सेनेट भी दे दिया जाए। अच्छा। इमरान साहब को कौमी असेंबली में 2 तिहाई अक्सरियत दे दी जाए। इमरान खान साहब को सदर भी बना दिया जाए। इमरान खान साहब को आर्मी चीफ भी बना दिया जाए। खुदा देख लिया जाए, खुदा के लिए उनसे ये जो खारिश है ना पीटीआई की खास खारिश, ये खुदा की कसम मैं आपको एक बात बताऊं, ये तब खत्म होनी है जब उन्होंने कहना हम इसलिए नहीं कर सके कि सेनेट में नहीं जीत सके थे, हम इसलिए नहीं कर सके कि हमारे पास वो जी आप देखें ना रेफरेंडम करवा लेते। मैं कहता हूं इनके हवाले एक दफा कर दिया जाए, उनसे कहा भाई साहब, और ये सबसे बड़े जालिम मुझे लगता है अपोजिशन वाले हैं। मैं बताऊं आपको, इनको चाहिए आराम से बैठ जाएं। गिलानी साहब विड्रा करते, इनको चेयरमैन सेनेट देते और कहते भाई साहब ये गरीब अवाम है, ये गरीब अवाम है जिसमें अंग्रेजों ने आके हमारे चावल काश्त करने थे, जिस पासपोर्ट में मुझे अमेरिका के वीजे मिलने थे, खुदा के लिए वो लगवा दें यार। और जो बैरूनी सरमायाकार आएंगे यंगंदम की फसल काश्त करने, गोरे आया करेंगे, और मेरे पाकिस्तानियों तुम्हें ये यूनिवर्सिटी जो है ईवान सदर में यूनिवर्सिटी मिलेगी, गोरर हाउस यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। खुदा के लिए काम होने दें, 1 करोड़ घर मिलने दें, और ये जो 50 लाख वो नौकरियां थी वो भी मिलने, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। सर मैं कहता हूं ये एक दफा इनकी जो खारिश खत्म करने का एक ही तरीका ये है कि अपोजिशन कहे जी कि हम असेंबली में आएंगे, बात नहीं करेंगे, आपको जितने वोट चाहिए हमसे ले लें, तब जाके ये खत्म होगी। क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से माजी में बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन जितनी बातें ये करने वाली नस्ल आ गई है ना, ये हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। यकीन करें, इनसे सुबह बात करें, ये शाम को आप कहेंगे कि हम, आपको पता है ना मलेशिया तुर्की का और पाकिस्तान का एक टीवी चैनल आ रहा था, उसमें आप भी एंकर, सर उसमें आप भी एंकर भर्ती हो सकती थी, वो टीवी चैनल का अमल मुकम्मल हो गया जी। वोटिंग का बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल एक इलेक्शन जिसपे जो है वो कहें कि दिनों से बात हो रही है, हफ्ते हो गए हैं जी, बात हो रही है। 98 वोट जो है वो टोटल कास्ट हुए। आपको ये भी बताते चले, बहुत ज्यादा बात हो रही थी जमात इस्लामी के वोट के हवाले से कि जमात इस्लामी का वोट जो है वो किस तरफ जाएगा। मुश्ताक अहमद साहब का जो नाम है वो 2 बार पुकारा गया है, लेकिन जमात इस्लामी ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। और जो एक अहमियत बननी थी, और यह साहब जमात इस्लामी के वोट को लेकर के बड़ा हंगामा था जी, जमात इस्लामी का वोट जिस तरफ जाएगा तो हो सकता है कि शायद वो भारी हो जाए। वो तो वोट जो है जमात इस्लामी ने अपना कास्ट, बड़ा मशहूर लतीफा उसमें मैं सेंसर का एक लतीफा सुना देता हूँ। शिकार वेख के उन्हें कुछ और आ गया। मसला ये है कि ये प्रॉब्लम ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बेसिकली जमात इस्लामी को फैसला करना चाहिए था। देखिए आप सिस्टम से निकल जाओ, या मुकम्मल तौर पर निकल जाओ, या आप कह दो कि नहीं, और साहब ऐलान करो कि बताओ ना फिर कि दोनों इस काबिल नहीं है कि हम इनको वोट दें। लेकिन मसला जरा यह है कि ये 98 वोट में एक इसहाक डार साहब का नहीं है और एक ये जमात इस्लामी का 2, 100 में से मुश्ताक अहमद साहब जमात 2 वोट खत्म हो गए 98 का, और 3 रात। मसला सारा ये है, मैं जब तक प्रेडिक्शन कर दूं, मुझे कल से अंदाजा हो रहा है कि यूसुफ गिलानी साहब जीतेंगे। उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये है कि नून लीग अकेली कुछ नहीं कहा जाता, अकेली खुफिया बैटिंग है, अकेली प्रेस, मैं गलत भी हो सकता है। अच्छा ठीक, अकेली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा, उनको फोन भी नून लीग को आ रहे हैं, किसी और गिलानी साहब ने तो मना कर दिया। गिलानी साहब ने कहा था हमें तो कुछ पता नहीं है,
हमें तो कुछ पता नहीं है, अभी तक न्यूट्रल। फोन जो है देखिए उम्मीदवार पीपल पार्टी के हैं या उसके हैं, फोन उधर जा रहे हैं, फोन लिख आते हैं, ठीक है। तो वो बेचारे वो भी यही कहते हैं कि जी वक्त आएगा तो बता देंगे। अब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। अगर गिलानी साहब जीतते हैं तब फोनों का पता चल जाएगा, नहीं जीतते हैं तब पता चल जाएगा। मुझे देखिए अगर गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने से फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीटीआई सिंबॉलिक है अहमियत इसकी। पीटीआई को सेनेट में अक्सरियत नहीं है, देखा ना, वो वोटिंग होगी वो तो खुल के होती है ना। अच्छा, और ये सर ये बताइए ये कितने चांसेस हैं गिलानी साहब जो है ऊपर सादर संजरानी साहब भी जीत जाएं और अब्दुल गफूर अली साहब भी जीत जाएं? हो सकता है, नहीं मेरा ख्याल नहीं, एक आएगा बलूचिस्तान से। फार्मूला आपकी जेब में। फार्मूला नहीं, अगर गिलानी साहब के जीतने से पीपल पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नरम गोशा बिल्ट हो जाए तो उनको सौदा महंगा नहीं है। अच्छा, पहले नहीं है? सही है, पहले भी था। आप ये कह रहे हैं कि डील हो चुकी है। फरीद, आप इत्तेफाक करते हैं औरिया साहब की इस बात से? जी आयशा, आप सवाल दोहराइएगा अपना, आपकी आवाज। जी ये औरिया साहब ये कह रहे हैं कि सौदा महंगा नहीं है, अगर गिलानी साहब के जीतने से जो है वो पूरी पीपल्स पार्टी जो है सॉफ्ट हो जाए तो ये सौदा जो है वो महंगा नहीं है। देखें, ये वो चीज है कि आमतौर के ऊपर जिस तरह से सेनेट इलेक्शंस हो रहे थे और जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले तक भी जो बात चल रही थी न्यूट्रलिटी की चल रही थी और पीपल्स पार्टी की जिस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर बात के अंदर जब हम बात करते हैं और न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है नहीं है, हमने देखा कि आपके जो सेनेट इलेक्शंस हो रहे थे और इससे पहले तक भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से यही कहा जाता रहा है कि वो विफाक के अंदर पीटीआई की जो है वो बी टीम के तौर के ऊपर जो है वो रोल प्ले करती रही है। और हमने ये भी देखा कि जब पीडीएम की पूरी तहरीक चली, जिस तरीके से हुआ, विद इन दी हाउस चेंज की बात आई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात रही है जिसने ऑपोजिशन को भी यही वाला मशवरा दिया कि आप विद इन दी हाउस जो चेंज है उसको लेकर आए। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह की बात कर रहे हैं और ये साहब, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक की जो स्ट्रैटेजी रही है और जो ओवरऑल जो वो अपोजिशन को पीएमएलएन को साथ में मिला के जिस तरीके से चल रहे हैं, तो वो उसी चेंज और उसी चीजों की बात करें तो यकीनी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगले आने वाले जो 2 माह है वो बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने करार दिया। अपनी पार्टी को जो है वो हार्डनेस करने के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि तमाम तर तैयारी करें, तमाम तर उन्होंने बातें अपने पार्टी के हवाले से कह दी कि आप चीजों को दोबारा से देखें और पार्टी को जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग और पार्टी के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट करार दिया उन्होंने 2 महीने। तो यकीनी तौर के ऊपर जो एक चीज पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके का रोल प्ले कर रही है और जिस तरीके से नून लीग साथ में जो है वो उनकी चल रही है, जो पीडीएम की जो जमातें हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप जिस तरीके से हम बात करें थे लॉन्ग मार्च की, सड़कों पर आने की, एहतजाज की, दूसरी चीजों की, तो विद इन द हाउस अगर पार्लिमानी तरीक़ेकार अगर अख्तियार करते हुए वो चेंज लेकर आते हैं और गवर्नमेंट के लिए एक सीट के लिए, हमने देखा, आपने खुद देखा कि हमने यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के मामले के ऊपर जो वो एक सीट रही है उसमें अब बहुत ज्यादा पैनिक रही है गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा उसके लिए जो है वो एक जिंदगी और मौत का मसला था, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी की जीत हुई है। तो यकीनन अभी भी जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर भी गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश होगी कि सादिक संजरानी को वो लेकर आते हैं, लेकिन जो नंबर गेम्स है उन नंबर गेम्स के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जो है उनकी जो वो टिल्ट होनी चाहिए। लेकिन लेट्स सी, अब जो 98 वोट कास्ट हो गए, आप कुछ देर बाद रिजल्ट आ जाएगा कि क्या होता है, इधर गिलानी साहब आते हैं या फिर संजरानी साहब, कुछ देर बाद ये आपको और हमें सबको पता चल जाएगा। ठीक, बिनिश शाह, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो पॉइंट औरिया साहब ने उठाया था, फिर मैंने फरीद से भी इस हवाले से सवाल किया। ये गिलानी साहब अगर जीतते हैं तो इसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी क्या आपको भी ज्यादा नजर आ रही है? और ये जो पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चीजें हुई हैं कि नून लीग को कॉल्स आती हैं, गिलानी साहब उसको कहते हैं कि नहीं जी, उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो ये किस तरफ इशारे हैं? क्या पीएमएलएन जो है वो आपको जरा साइडलाइन होती हुई नजर आ रही है? क्या देख रही हैं आप? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मलिक साहब ने तो एक दफा फिर से दिल जीत किया। मेरा तो दिल कर रहा था बस मलिक साहब से हम तस्किया लें और मैं उनको सुनूं। इतनी एक्यूरेट बातें मलिक साहब कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मैं ऐड कर सकती हूँ, मेरी मजाल क्या है कि मैं मलिक साहब से इख्तिलाफ करूँ, सिर्फ मैं ये ऐड करूँगी इसके अंदर कि यूसुफ रजा गिलानी ऑब्वियसली हॉट कैंडिडेट हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी नंबर्स तो हैं, गोल्डन नंबर 51 चाहिए, ऑब्वियसली सामदार साहब है नहीं,
एज जमात इस्लामी ने वोट डाला नहीं है, तो 50 उनके हैं अपोजिशन के, 47 जो हैं, जो नंबर गेम है वो बनती है हुकूमत की। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत के जो सेनेटर्स है वो जीतेंगे, हो सकता है अपोजिशन के भी कुछ सेनेटर्स जीते, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने से एक चीज सिंबॉलिक है, वो ये है कि न्यूट्रल कोई नहीं है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, लेकिन हर एक की अपनी लाइक डिसलाइक, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, अपनी पसंद नापसंद होती है, अपना टेस्ट होता है, और इसमें खैर कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रल कोई नहीं होता जो आके कहता नहीं कि हम तो न्यूट्रल है। एक तो ये, दूसरी चीज ये कि ये चीज बहुत ज्यादा सिंबॉलिक होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपने कार्ड खेले हैं, अगर वो एक टाइम पर सादिक संजरानी को अपना चेयरमैन सेनेट बना सकते थे, तो अब वो सादिक संजरानी को हटा भी सकते हैं और अपना नया चेयरमैन सेनेट ले आते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जीत की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम तशक्कुर मनाएगी। पीटीएम जो है एक हल्का फुल्का अलामती जश्न के तौर पर अपना लॉन्ग मार्च करेगी। लेकिन अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब हार जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुस्से के साथ लॉन्ग मार्च के अंदर एंटर होगी, जिस गुस्से में नवाज शरीफ साहब हैं। कल उन्होंने एक बड़ा जो है सीरियस किस्म का अपना बयान दिया, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर सकते, वो बैन है, तो मैं उस बयान के बारे में मज़ीद बात नहीं करूंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा की हार की सूरत के अंदर उस तरह से लॉन्ग मार्च में जाएगी, जिस गुस्से से मौलाना साहब जाएंगे, जिस गुस्से से नवाज शरीफ जाएंगे। अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब का पारा और हाई होगा, तीनों की गौर और बढ़ेगी, शायद और जितने चपेड़े घूसे लाते आपको आउट ऑफ पार्लियामेंट लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को गिरते पड़ते नजर आए, लेकिन जो लॉन्ग मार्च है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को इंगेज करने के लिए होगा। आई थिंक सो दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हिच इज गोइंग टू कम। और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो एक दफा फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल की सियासत की तारीफ करनी पड़ेगी कि गेम ऑफ चेस की तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नंबर गेम को इस्तेमाल किया है, उसका क्रेडिट सियासत में जरूर जाएगा, क्योंकि कहते हैं एंड ऑफ द डे आयशा ये सियासत है, दिस इज पॉलिटिक्स, और सियासत की सीने में दिल नहीं होता। मलिक साहब, कोई भी जीतता है आखिर हो क्या जाएगा? क्योंकि एक व्यू ये भी पाया जाता है कि अगर संजरानी साहब भी जीत जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली शायद ये पीडीएम के व्यू की एक जीत होगी कि हम नहीं कहते थे कि देखें जी अक्सरियत हमारे पास थी, फिर देखें जी संजरानी साहब जीत गए, और हम तो पहले ही कहते थे कि ये किसी खास ताकत के बलबूते के ऊपर जीतते हैं। तो अगर संजरानी साहब भी जीतते हैं तो शायद इनडायरेक्टली जो जीत है वो पीडीएम के बयानिए की हो जाएगी। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इखलाकियात का मीनार बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ है। अगर वो इखलाकियात का बहुत बड़ा मीनार खड़ा ना करते तो शायद उनको धचका कम लगता। इसलिए मैं कहता हूँ उनके इतने बुलंद बांग दावे थे, नौकरियां में और बेशुमार बातें हैं जिसमें बड़ी लंबी बहस हो सकती है। इसी तरीके से जब ये शफाफियत की बात हो रही थी कि जी वोट खरीदे जाते हैं, इलेक्टेबल्स आते हैं, और ये इस सूरत हाल में अगर खान साहब के वोट पूरे नहीं थे और ज़्यादा निकलते हैं तो इखलाकी तौर पे उनको नुकसान हो सकता है। और मैं बताऊं आपको, एक ख़ास तबका वो भी होता है सोसाइटी के अंदर जो बहरहाल किसी एक आइडियलिज्म का शिकार होता है, और खान साहब के साथ भी कुछ लोग आइडियलिज्म का शिकार हैं अब भी। मैं उन वोटर्स की बात करूं या उनके कारकुनों की बात करूं तो वो शायद ये समझते हैं। रियासत मदीना का जब वो जिक्र करते हैं तो कई लोग, मेरे दोस्त हमारे भी कहते हैं हमें कि देखें जी पहला हुक्मरान है जिसने रियासत मदीना की बात की। यानी वो इस डेप्थ में जाए बगैर कि ये भी मजहब का चूरन बेचने की कोशिश जैसे माजी में बेचा जाता है। पता चलता है कि सियासी दावे या नारे कितने, मैं इसलिए माजी में बेचा जाता रहा जो ये सब बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और लेकिन कुछ लोग आइडियलिज्म का शिकार होते हैं और फिर उनको जरा थोड़ी सी तकलीफ होती है कि जी यार ये तो देखें ऐसा तो हमने नहीं सोचा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो हो सकता है कि अगर पीडीएम हारती है तो पीडीएम का बयानिया तो खैर यही होगा, और उस बयानिए की बुनियादी वजह यह है कि वो लोगों को मुतमिन करने के लिए यही कोशिश करेंगे। हर सियासी जमात अपना जो नारा या अपना बयानिया लेके आती है वो पब्लिक सेंटीमेंट्स अपने कारकुन उनको देख के लेके आती है। थोड़ा सा पीटीआई का अलमिया ये है कि पीटीआई का जो टारगेट है ना, उनका ऑडियंस है, उनका वोटर जो है वो ट्विटर और फेसबुक पे बैठा हुआ आदमी है या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर है। तो वो शायद इस बात से आगाह नहीं है कि लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है सादिक संजरानी साहब जीत जाएं या यूसुफ रजा गिलानी। लोगों को इस बात से गर्ज है कि हर हफ्ते बाद आप मुझे बताते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। लोगों को इस बात से गर्ज है कि आज भी मुकदमे पुलिस थाना में उनको तंग करती है, आज भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लोगों को इस बात से है कि महंगाई अब भी जोरों पर है। लोगों को इस बात से है कि उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। लोग, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इन्होंने नॉन एक्टिव और एक्टिव करके टैक्स जो है सॉरी बिजली के बिलों में सॉरी उनको जो है नॉन एक्टिव करके
करोड़ों अरबों रुपए लोगों की जेब से निकाल लिए। और आप मुझे बताएं, ये वो साहब थे जो हमें कहा करते थे, हम लोगों को उम्मीद थी ना बिजली कि के बिल फाड़ते टैक्सेस हमने, कम हाँ। हो जाएंगे। और ये असद उमर साहब एक दानिशवर हैं, नाम की चीज है, वो सही, कहा करते सही। थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पे इतने टैक्स लोगों की जेब से सही है। निकाले बाकी जाते हैं। तज्ज़ियाकारों की राय भी हमने लेनी है बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। मलिक साहब ब्रेक के ऊपर जाएंगे एंड आई होप कि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ नतीजा जो है वो या तो निकल आया होगा, यहाँ पर निकलने के करीब करीब होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बेनिश सलीम, फरीद रईस, नसरुल्लाह मलिक साहब और ये मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया इस घंटे में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।